नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजन्ना में। आज बात करेंगे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की, जो आज 64 साल के हो गए। मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जुनून है, लेकिन मोदी इस मौके का इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता का दायरा बढ़ाने के लिए भी करते दिख रहे हैं। एक तरफ उनके जन्मदिन पर बीजेपी में मुसलमानों की सदस्यता बढ़ाने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर वो अपने जन्मदिन को मजदूरों, कामगारों से जोड़ते भी नजर आते। इससे पहले रेवाड़ी की जनसभा में भी मोदी का रुख पाकिस्तान को लेकर नर्म दिखा। उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान भी नहीं दिया जिसकी अल्पसंख्यक समुदाय में बेवजह चर्चा हो। सवाल है, क्या मोदी में आया यह बदलाव स्थायी है या महज एक दिखावा है? और अगर वो बदलाव करते हैं तो क्या यह बदलाव स्वीकार्य हो पाएगा उनके अपने उग्र हिंदूवादी कैडर या कार्यकर्ताओं में? ये एक बड़ा सवाल, जिस पर आज करेंगे चर्चा। नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। बीजेपी में पहली बार किसी नेता के जन्मदिन को लेकर ऐसा जुनून दिखा। कहीं पूजा और हवन, तो कहीं मूर्तियां और मिठाइयां। हालांकि मोदी खुद हमेशा की तरह अपने जन्मदिन पर मां हीराबाई से मिलने छोटे भाई के घर गए। मां ने उन्हें आशीर्वाद के साथ साथ यथार्थ गीता की एक किताब भी थमाई। मां का आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन को मजदूरों और कामगारों से जोड़ दिया। आज का दिवस डिग्निटी ऑफ लेबर एंड डिग्निटी ऑफ लेबरर्स का है। श्रम एव जयते, और यही भगवान विश्वकर्मा को बहुत बड़ी प्रार्थना होती है। यूं तो मोदी अपने जन्मदिन को सामान्य तौर तरीके से ही मनाते हैं, लेकिन गुजरात बीजेपी ने इस बार पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाया। इस दौरान न सिर्फ रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर भोजन वितरण किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम है गुजरात बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम। इसके तहत 1 लाख मुसलमानों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। यही नहीं, जो भी मुसलमान मोदी के विकास से प्रभावित हो, वो खुद पार्टी की सदस्यता ले सकता है। पार्टी का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय मोदी राज में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए जोड़ रहा है कि उनके जो कामगिरी है, उनके जो विकास है, वो देख के जोड़ रहा है। सुरक्षा है, सभी चीज के लिए उन्हें जोड़ रहे हैं सर। और क्या टारगेट क्या है इसके? टारगेट तो हम नहीं चाहते हैं, जो 2014 में उसको पीएम पद में देखना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी के आगे अगली चुनौती अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की। मुसलमानों के बीच वो अब तक अछूत ही रहे हैं। इसी के चलते सेकुलर समाज में भी उनका विरोध होता रहा है। लेकिन मोदी ने रेवाड़ी की रैली से अपने रुख में बदलाव के संकेत दे दिए थे। पूर्व सैनिकों की इस सभा में भी पाकिस्तान के खिलाफ उनका रुख हमलावर नहीं था। यही नहीं, उन्होंने ऐसा कोई विवादित बयान भी नहीं दिया जिसे उनके विरोधी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और इस मसले पर जनता के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी खुद को बदल रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या सचमुच नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पैठ बनाना चाहते हैं या बनाने में कामयाब होंगे? तीसरा सवाल, अल्पसंख्यकों से जुड़ाव की मोदी की कोशिश कितनी ईमानदार है? चौथा सवाल, क्या अल्पसंख्यक नरेंद्र मोदी की कोशिशों से बीजेपी के करीब आएगा? और आखिरी सवाल, मोदी के इस बदलाव से उग्र हिंदूवादी समर्थक भड़क तो नहीं जाएंगे, कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ेंगे? जाहिर है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी के हर रुख पर जनता की नजर है और हमारा कहना साफ है, सिर्फ दिखावे के लिए ना हो मोदी का बदलाव। बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, कांग्रेस के PL पूनिया, मशहूर कॉलमनिस्ट संतोष देसाई, रंगकरबी और हाल में बीजेपी छोड़ आ चुके आमिर रजा हुसैन और हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई। राजदीप, पिछले दिनों अगर आप देखें तो कम से कम नरेंद्र मोदी का रुख थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है यह स्थायी बदलाव है कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी इसलिए, या सिर्फ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत में कुछ और है? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसे नेता है, वो रुख को जानते, हवा किस तरफ चल रही है इसके बारे में बहुत ही माहिर है, चतुर नेता है। ऐसे नेता हैं जो अब जान गए हैं कि उनको अगर गांधीनगर से दिल्ली जाना है और ये बड़ा जो
फासला है उसको तय करना है तो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, एक नई आइडेंटिटी लानी पड़ेगी। और मोदी इसमें माहिर है। आप जानते हैं 2002 के चुनाव में गुजरात में उन्होंने एक तरह से जो उनकी इमेज बनी थी हिंदुत्व हीरो की बनी थी, उसके बाद उन्होंने अपने आप को बदलकर दिखा दिया 2007 के चुनाव में कि मैं विकास का मुद्दा लेकर लोगों के सामने जा रहा हूं। अब आ गया 2013 में वो जानते हैं कि अगर वो दिल्ली में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो वो केवल गठबंधन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे माहौल में उनको अपनी एक तरह से तस्वीर बदलनी पड़ेगी, जिसके लिए आपने आज देखा होगा उन्होंने खासकर वो फोटो ऑप्स किए हैं मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ। उन्होंने जब हरियाणा में गए सर्विसमैन के साथ बैठे, वहां भी उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। तो एक तरह से वो अपने आप को स्टेट्समैन के रूप में लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। ये एक डिलिबरेट स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जहां नरेंद्र मोदी अपने आप को समझते हैं कि अगर वो देश के नेता बनना चाहते हैं तो वो कोalition के नेता ही बन सकते हैं। उनके उग्र हिंदुवादी छवि का क्या उसको पूरी तरीके छोड़ देंगे या सिर्फ एक रीब्रांडिंग अपने आप को कर रहे हैं? आशुतोष, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जो उनकी हिंदुत्व की छवि है, जो हिंदुत्व का कट्टर वोटर है, वो तो उन्हीं के साथ है। अब उनको एडिशनल वोट चाहिए, जिसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि वो एक ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेकर आगे चल सकते हैं। आपने हरियाणा में एक सर्विसमैन की रैली देखी है, इसके पहले हमने देखा है कि वो युवकों के साथ कॉलेज में जाकर स्पीच करते हैं। अब मुझे लगता है वो इसी तरह से टारगेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, कौन से वो वर्ग है, कौन से वो ग्रुप्स हैं जो इस उनके जो विकास की जो पॉलिटिक्स है उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये उनकी एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रहेगी। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। संतोष देसाई इस वक्त हमारे। संतोष देसाई, क्या किसी एक ब्रांड के लिए अपने आप को इस तरीके से बदल पाना आसान होता है? उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है, एक ऐसे नेता की है जिनके ऊपर गंभीर आरोप गुजरात दंगों के लगते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम समाज उनसे जुड़ना नहीं पसंद करता है और उनको देखकर वो एक पोलराइजिंग फिगर है। क्या ये उनके लिए आसान काम होगा? क्या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो पाएगी? नहीं, ये उतना आसान है नहीं जी। ये एक ब्रांड अपने आप को एक नए जो डायमेंशंस दे सकता है। जैसे उन्होंने अपने आप को ये विकास का एक मुद्दा है वो अपनाया उन्होंने, और वो जो एक कट्टर एक तरह से एग्रेसिव हिंदुत्व की तरह एक और जोड़ा उन्होंने कि वो विकास के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं। वो पॉसिबल है, मगर एक ऑपोजिट हो जाना कि अपने आप को एक तरह से अग्रेसिव हिंदुत्व के पोजीशन को छोड़ के एक इंक्लूसिव रिकंसिलिएटरी पोजीशन बनाना ये बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से, मगर ये समझने वाली बात है, मेरे ख्याल से हकीकत में ये मानना कि एक्चुअली अल्पसंख्यक वोट उनके तरफ आएंगे, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, आप मेरे ख्याल से वो तो होने नहीं वाला। मगर ये एक सिग्नल जो मेरे ख्याल से दे रहे हैं वो पोटेंशियल एलाइज को दे रहे हैं जी जी कि मैं जो आप रिजिड और इनफ्लेक्सिबल मुझे समझते हैं वो मैं उतना हूं नहीं, और कल को अगर आपको भी पावर में आना है, आपको भी ये है कि अगर मैं कोई सिंबॉलिक जेस्चर कर दूं तो आप मान जाएंगे, कहेंगे देखिए आजकल नरेंद्र मोदी वो वाले नरेंद्र मोदी नहीं रहे। तो सिर्फ ये मेरे ख्याल से ये एक्चुअली वोटर की तरफ इनका इशारा नहीं है, ये पोटेंशियल एलाइज को सिग्नल दे रहे हैं कि अब मैं संतोष उस तरह से रिजिड नहीं हूं, अगर मैं पावर के नजदीक आऊं तो शायद आप भी मेरी तरफ झुक सकते हैं। उसमें आपको इतनी इतराज जो आज तक रहा है, शायद वो इतराज उतना ना रहे। बट मेरे ख्याल से ये उनकी कोशिश। संतोष, सवाल इस बात को लेके कि कोई भी प्रोडक्ट अपनी ब्रांड पोजिशनिंग एक खास तरीके से कर सकता है और समय के रहते उसको बदलने की कोशिश भी कर सकता, बट क्या ब्रांड एक्सेप्टेबल भी होगा पोजिशनिंग के साथ साथ? ये एक्सेप्टेबिलिटी फैक्ट जो है कि आप बदल रहे हैं, लोगों को पता चला कि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे उनकी नई पोजिशनिंग को? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जो वोटर आपके जो मेन जो आपका जो आप अपना मैसेज बीम करते हो वो है वोटर, वहां आप वो एक्सेप्टेबिलिटी मेरे ख्याल से कम है। वहां ये कहना कि मैं बिल्कुल एक तरह का था और मैं एकदम बदल के कुछ और बन गया, ये वोटर से को मानना ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप अपने आप का ऑपोजिट नहीं बन जा सकते, वो तो नामुमकिन है, मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो वोटर है वो तो फिर भी आपको देख रहा है और आपको सुन रहा है, मगर जो एलाइज हैं वो भी तो पॉलिटिशियन हैं, उनके जो कंपल्शन से कुछ और हैं। तो मैं कह रहा हूं इन दो के बीच हमें शायद अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। अलग अलग नजरिए से। आमिर रजा हुसैन साहब, आप बीजेपी दिल्ली में थे, फिर आपने बीजेपी छोड़ दी क्योंकि आपको लगा कि नरेंद्र मोदी अब सामने आ रहे हैं,
लेकिन अगर वो अपने आप को रीपोजिशन करते हैं, अगर वो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप जैसे लोग या मुस्लिम समाज उनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या जो लिबरल हिंदू है वो उनको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? जी, ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि मुस्लिम समाज और लिबरल हिंदू। आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल हो सकती है नरेंद्र मोदी की, लेकिन द एक्सेप्टेबिलिटी हैज गॉट टू स्टार्ट इन गुजरात। जब ये बजाय इसके कि राजस्थान की रैली में ये 5000 टोपियां बांट दें और 1000 बुरक़े बांट दें, अगर इसके बजाय ये ऐसा करें कि ये ही शुड रीच आउट टू द मुस्लिम इन गुजरात। अगर ये मुसलमानों को गुजरात में रिहैबिलिटेट कर पाए, अगर ये जो वहां मुसलमान अपने घरों से आज 10 साल से भागे हुए हैं उनके लिए कुछ प्रोविजन कर पाए, उनकी नौकरियां दिलवा सकें, उनको अपने वापस अपने मोहल्लों में ले जाके आबाद करवा सकें, तो फिर दिस विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन। फिर नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ये मुसलमानों से बात करें, एंड उन मुसलमानों से नहीं बात करें जो चंद 4, 5, 10, 50, 100 मुसलमान गुजरात में इनके साथ हैं। ही हैज टू रीच आउट टू द मुस्लिम कम्युनिटी, द वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी जो इनके खिलाफ है। आमिर रजा साहब, आस्तीन कि भाई मुझसे क्या प्रॉब्लम। आमिर रजा साहब, पिछले दिनों चीज ये कि सुनिए एक चीज मेरी एक छोटी बिल्कुल बोलिए। दुनिया हमारे हिंदुस्तान में रायट हुए हैं, होते रहे हैं, होते आएंगे। अभी इतना बड़ा रायट मुजफ्फरनगर में हुआ, उस रायट में और गुजरात के रायट में फर्क सिर्फ ये है कि हर रायट में जो भी नेता होता है वो जाता है, सच या झूठ अपने आंसू बहाता है, माफी मांगता है और रिहैबिलिटेशन की कोशिश करता है। मोदी जी के साथ ये हुआ है कि 2000 आदमियों के मानने के बाद इन्होंने ना उनका रिहैबिलिटेशन करवाया जो जिंदा थे, ना उनके लिए माफी मांगी। This is the problem that is ranking the Muslim community all over the country. बिल्कुल आमिर रजा हुसैन साहब, बट सिद्धार्थ, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। एक, आपको मेरी आवाज आ रही है सिद्धार्थ? थोड़ा ऊंचा कर दें क्योंकि मैं ओपन में बैठा हूं और हवाई जहाज ऊपर से निकलता है तो आवाज नहीं आ रही। चलिए, मैं आपको थोड़ी और तेज आवाज में बोल के बताता हूं। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल जो दोनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, एक जो 2002 के दौरान जो मस्जिद तोड़े गए थे या टूटे थे, उन मस्जिद के रिहैबिलिटेशन को लेकर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और बाद में 27 अगस्त को उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम तैयार हैं उसको करने के लिए। 10 साल तक आपने लड़ाई लड़ी कि भैया नहीं बनने चाहिए क्योंकि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। दूसरा, 2008 में जो प्री मैट्रिक जो स्टूडेंट्स है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके लिए जो स्कॉलरशिप थी, उसके लिए भी लड़ाई आपने सुप्रीम कोर्ट तक की। तो कुछ करोगे, बोलोगे उनको? सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आपको फिर मेरी आवाज आ रही? नहीं लगता सिद्धार्थ जाती है और वो बहुत ही ब्लर्ड आ रही है। अच्छा, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो ऑडियो ठीक करने की कोशिश करें। पर पीएल पूनिया साहब, जो सवाल अभी राजदीप से मैं कर रहा था संतोष देसाई के साथ करें, एक, अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या उसमें गड़बड़ी क्या है? क्या उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, मैं क्या, पूरा देश चाहेगा कि हर व्यक्ति जो अपने आप को फंडामेंटलिस्ट कहता है, कट्टरपंथी कहता है, वो अपने विचार बदले और सब में समरसता पैदा करने की जो विचार हैं वो रखें, लेकिन उनका आचरण होना चाहिए। अभी जो बात कही गई वो कहीं दिखाई नहीं देती है। वहां पर सम्मेलन करते हैं, एक मौलाना उनको सम्मान व्यक्त करने के लिए टोपी पहना तो उनको मना कर देते हैं। जो आपने बताया प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, जो मौलाना आजाद फाउंडेशन से पैसा मिलता है, वो इन्होंने उस स्कीम को लागू नहीं किया और मना कर दिया कि हम इस स्कीम को लागू नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में गए कुछ लोग, हाई कोर्ट ने कहा कि इसको लागू करिए। ये अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लागू करिए, फिर उसका रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, रिव्यू पिटीशन खारिज होती है। अब वो क्यूरेटिव एप्लीकेशन इन्होंने डाली है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कार्रवाई से ही तो संदेश देना चाहेंगे। आप बोले कुछ, लेकिन आप काम करने में अगर सही है तो वो संदेश सही जाएगा, लेकिन वो संदेश नहीं जा रहा। वो भी बात सही कही कि आज तक वो
ये कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय हम पीछे बैठे हैं, ड्राइवर से कुत्ते का पिल्ला अगर मर जाता है तो हमको तकलीफ होती है, लेकिन आज तक 2002 में जितने मुसलमानों की डेथ हुई है, मारे गए हैं, उनके बारे में उन्होंने खेद नहीं प्रकट किया। अनेक बार उनसे पूछा गया, टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप खेद व्यक्त करेंगे, और उन्होंने खामोश रहे, पानी पिया और उठ के चले गए। तो ये कहाँ है? अब सिर्फ अब अपनी इमेज सिर्फ इससे कहने से जो इमेज बन गई वो इमेज कभी नहीं बदल सकती। आप अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, जिन्ना साहब के मजार के ऊपर उन्होंने जो विचार व्यक्त किए उससे उनका क्या हाल हुआ, वही हाल इनका भी हो सकता है। बट पूनिया साहब, आप कह रहे वही हाल इनका भी हो सकता है, यानी एक कट्टरपंथी नेता जिनको आप कट्टरपंथी नेता मानते हैं, अगर वो अपनी इमेज बदलने की कोशिश करे तो ये दिक्कत आ सकती है। राजदीप, क्या ये बात सच है क्या कि शिवराज सिंह चौहान को टोपी पहनने में कोई एतराज नहीं होता, नरेंद्र मोदी को टोपी पहनने में एतराज होता, और अभी पीएल पूनिया ने कहा कि भाई आडवाणी की एक जमाने में बड़े कट्टरपंथी नेता की इमेज थी, उन्होंने इमेज बदलने की कोशिश की और वो एकदम एक तरीके से मार्जिनलाइज हो गए। क्या ये खतरा नरेंद्र मोदी के साथ रहता है? देखिए, खतरा तो होगा, ये मुश्किल है, जो अपना पॉलिटिकल ब्रांड को बदलना बहुत ही मुश्किल है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी मुश्किलात पड़ी थी कि मुस्लिम वोट तभी भी बीजेपी को नहीं मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जो एक तरह से बीजेपी के सबसे लिबरल फेस माने जाते हैं, उनको भी मुस्लिम वोट मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो नरेंद्र मोदी को मुश्किल होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी केवल मुस्लिम वोट के लिए ये नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी एक सिग्नल देना चाहते हैं, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो इस समय दुविधा में है कि मैं किसको वोट दूं, उस वोटर को किस तरह मेरी तरफ लुभाओ। और जो एलाइज हैं, जैसे ममता बनर्जी हो या मायावती हो, जिनके बगैर शायद अगली सरकार नहीं बन सकती, उनको किस तरफ उनको कैसे मेरी तरफ लाऊं, उनके लिए वो टारगेट कर रहे हैं। ये केवल अपने चुनाव को देखे हुए कि एलाइज को किस तरह अपनी तरफ करे, फ्लोटिंग वोटर को, मुस्लिम वोट जो भी मोदी करे उनको मिलना बहुत ही आज की तारीख में मुश्किल। बहुत सिद्धार्थ सिंह इसमें रिएक्ट करना चाहेंगे। जो राजदीप करे कि कितनी भी नरेंद्र मोदी कोशिश कर ले, मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं आने वाला। देखिए, पहले तो आप लोग एक ब्रांड की बात कर रहे हो, मुझे खुशी है कि वो ब्रांड मोदी है जी। दूसरी बात, मेरे को आश्चर्य ये हो रहा है जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, क्योंकि वो भी हमारे वोटर हैं, इस देश के वोटर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर लग रहा है ऐसे कि इस देश के अंदर खाली अल्पसंख्यक 15% माइनॉरिटी ही वोटर है, बाकी 85% गिनती में नहीं आते। तो थोड़ा सा जब लोग बोले तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि वोटर सभी हैं। दूसरी चीज, जो कहीं सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन पीएल पुनिया जी और जो ड्रामा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, हुसैन साहब हैं, वो उन लोग जो देना चाहते हैं, जैसे लगता है कि खाली टोपी पहन लो, आंसू जाके बहा लो, घड़ियाली आंसू बहा लो, ये सब कर लोगे तो आप सेकुलर बन जाओगे। इस देश में काम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री कह देंगे कि जो फर्स्ट राइट ऑफ द बजट गोज टू, उनको जाएगा, अल्पसंख्यकों को जाएगा, मुसलमानों को जाएगा, वो सेकुलरवाद इस देश के अंदर हो जाता है, जबकि वो असंवैधानिक है। हम मोदी जी कहते हैं कि 125 करोड़ के लिए मैं काम करूंगा, इंडिया फर्स्ट रहेगा, तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। देखो मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, मगर वास्तविकता ये आशुतोष, एक सेकंड आशुतोष जी, बहुत लोगों ने बोला, उसके बाद मेरा टर्न आ रहा है, इसलिए आप कृपा करके तो ना मुझे इंटरजेक्ट करें। जो मोदी जी हैं, उन्होंने 2002 से अभी तक ले लीजिए, उन्होंने कुछ एक भी अपने आप को डेफिनेशन या ब्रांडिंग के अंदर कोई चेंज नहीं करा। उन्होंने कहा है कि हमेशा शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं काम करूंगा, मेरे को काम के आधार पर मेरी पहचान बनेगी। और ये विश्वास करिए, आज मोदी ब्रांड बन रहा है, वो इसलिए मोदी ब्रांड बना है क्योंकि उन्होंने काम किया, उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा, और आज उनका लोहा पूरा देश मान रहा है। और इस जो माहौल है, वायुमंडल जो बना हुआ है निराशा का, उसमें आशा की किरण जो दिखा सकता है वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड विकास के ऊपर बोलता है, वो ही है ब्रांड मोदी। सिद्धार्थ आप जो भी बात कह रहे हैं, आप जो भी बात कह रहे हैं उसमें एक सच्चाई इस बात को लेकर ये है कि मुस्लिम समाज में या अल्पसंख्यक तबके में उनको लेकर एक चिंता है, और इसी कारण चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे जो, हर आदमी ये कहता है कि बीजेपी को अपने आप को रिडिफाइन करना पड़ेगा और मुसलमानों तक रीच आउट करना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी उसके लिए बहुत बड़े कारण है।
ये आप मानेंगे? इसीलिए जयपुर के अंदर जब बीजेपी की रैली होती है तो वहां ऑर्डर देके कहा जाता है कि नहीं भाई, बुर्के में महिलाएं आए, सिर पे टोपी लगा के आए ताकि उनकी पहचान बने। अभी आज की खबर यह है कि गुजरात के अंदर कहा जा रहा है 1 लाख मुस्लिम भाइयों को बीजेपी का मेंबर बनाया जाए, कोशिश करें। तो आप कोशिश कर रहे हैं, ये मीडिया नहीं बता रहा, आप कोशिश करें। आप क्यों मुस्लिम तबके को टारगेट करके बात कर रहे हैं अगर आपको उनकी चिंता नहीं? आशुतोष, थोड़ा सा आवाज की रहेगी, एक दूसरे से प्रश्न पूछे तो उसके बीच में ना हो तो फिर मैं जवाब दे दूंगा ठीक से। जी आशुतोष जी, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या इस देश के जो मुस्लिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ आकृष्ट हो या प्रयास किया जाए, क्या वो देश के वोटर नहीं है? इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए किसी को? और कहीं ये कांग्रेस के लोग जवाब दें कि गुजरात में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 245 है बीजेपी में, कांग्रेस के अंदर उतने भी नहीं है, तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्यों आए वो 245 बीजेपी की तरफ? क्या बीजेपी के जो मुखिया है, गुजरात में मुख्यमंत्री है, वो क्या संप्रदाय के इसलिए आए हैं? वो प्रश्न नहीं उठाते, वो इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि मोदी जो काम करते हैं या भाजपा जो गुजरात में काम करती है वो विकास सबके लिए करती है, वो पक्षपात नहीं करती और ये नहीं कहती कि एक परिवार के अंदर मैं खाली इन्हीं के लिए करूंगा, बाकी जो 80% 85% है उनके लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो ये जो सोच है, इस सोच पे आप लोगों को आपत्ति होनी चाहिए। हमारी जो सोच है वो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं इंडिया फर्स्ट, 125 करोड़ को हम लेके चलेंगे। अटल जी ने रोड बनाई थी तो ये कहा था इस पे खाली हिंदू चलेगा। ये जो कर रहे हैं बजट, आप देखिए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ अभी, आप उसकी आपत्ति कोई नहीं करता। उसके पहले जो 20% जो सिद्धार्थ मैं आपको रोकूंगा, माफ करेगा, मैं आपको रोकूंगा। जो बातें आप कह रहे हैं वो मीडिया पहले मुजफ्फरनगर को लेकर कर चुका है, उसमें ऐसा नहीं मुजफ्फरनगर लेकर। बट पीएल पुनिया साहब, जो बात सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं, कि आप उनकी बात से सहमत है क्या कि भाई जानबूझकर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है? दरअसल नरेंद्र मोदी तो पूरे गुजरात में हर तबके को लेकर साथ चलने की कोशिश करते हैं। ये मीडिया है या कांग्रेस है जो उनको टारगेट करते? क्या इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, कोई टारगेट नहीं कर रहा, ये उनकी परिस्थितियां बनाई हुई हैं। 2002 में दंगे देखिए सब जगह होते हैं, लेकिन 2002 का दंगा जो गुजरात में हुआ उसमें सीधी सीधी भागीदारी और सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड और सरकारी मशीनरी का पूरा टोटल इन्वॉल्वमेंट वो सबसे पहले देखा, वही इमेज गई है और उसी इमेज को लेकर वही ब्रांड इनकी अपनी है सांप्रदायिक व्यक्ति की, और इसी की वजह से इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और इसी की वजह से इनके खासम खास जो शाह हैं वो उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तो ये अगर कुछ भी करें ये कभी पहुंच सकते हैं। 1 करोड़ और 20 करोड़ 10 करोड़ अगर मुसलमानों को सदस्य बनाने की अच्छी बात है, मैं समझता हूं सब बने, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सोच तो बदलें। सोच तो उनकी वही की वही है। आज भी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आज मौलाना आजाद फाउंडेशन की है वो इन्होंने लागू नहीं की गुजरात में, जब मध्य प्रदेश में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, बाकी सब जगह लागू है, तो गुजरात में क्यों नहीं? तो इमेज तो बनेगी। हमको क्या तकलीफ है? ये अपने व्यवहार को, आचरण को बदले। हम तो चाहेंगे कि अपने आचरण को बदले। बिल्कुल, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जो सांप्रदायिक ना रहे, हम तो चाहते हैं कि अच्छी तरह से हो, लेकिन ये बदले तब ना। बिल्कुल, जो ब्रांड रिक्वायरमेंट है। पुनिया जी माफ कीजिए, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है कि अगर मोदी जी अपनी इमेज बदलने की कोशिश करें तो क्या आप उनको चांस देंगे उस इमेज बदलने की? क्या आप उनको केवल 2002 के जो आईने से आप देखते हैं क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है? मैं आपको सीधे सीधे पूछ रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी कल कुछ भी करें जिससे लोगों को लगे कि वो एक कोशिश कर रहे हैं उदारवादी नेता बनने की, तो क्या आप मानेंगे? आप सुनेंगे नहीं, आप लेक्चर दिए रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं, पहले भी कहा है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये अपनी सोच में बदलाव लाए, कि जो सांप्रदायिकता का भाव छोड़े, एक सद्भावना का वातावरण पैदा करें। और उसी के नाते मैं चाहता हूं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे कोई मुसलमान हो, वो अपनी कट्टरपंथी जो विचारधारा को बदले जरूर बदले। और मैं जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं आया है। अगर जबान या अपने भाषण में अगर कहीं उल्लेख कर दिया बहुत नरम पड़ गए पाकिस्तान के लिए, तो उसका एक पूरा कहा जाए कि वो संदेश दे रहे हैं अपने एनडीए के घटक दलों के लिए और जनता से उसका कोई वास्ता नहीं है।
तो ये क्या है? ये कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल पुण्य साहब, आपके कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी कितनी भी